हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं, आई बटन पर क्लिक करके उनकी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आईक्यू क्लासेस ऑनलाइन 24x7 पर मिल जाएगी। आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करते हैं कि जैसा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आपको पता ही होगा कि स्थगित कर दिया गया है और इसके लिए एक हाई ऑफिशियल्स की कमेटी का गठन किया गया है। और दोस्तों, आज बोर्ड मीटिंग में बोर्ड मीटिंग हुई थी रेलवे चेयरमैन की, तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। ये बताया है कि 16 सितंबर तक हम उसमें जो कमेटी है उसके लिए हम ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। जो भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं, जो भी शिकायतें हैं, हम दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद इस कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। और इसके अनुसार ऐसा अगर सब कुछ सही रहा, टाइम पर रहा, तो दोस्तों हो सकता है कि मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एनटीपीसी सीबीटी 2 करा लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ प्लस पॉइंट ये होता है हमारे लिए कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी के लिए हमें और टाइम मिल गया है। तो और अच्छे से हमें तैयारी करनी है और अभी हम सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी ये एग्ज़ाम होता, जो 15 से 19 फरवरी तक होना था, तो दोस्तों तब हमें इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था और हमें सारी चीज़ें क्या थी कि जल्दी जल्दी में करनी थी। लेकिन अभी हमारे लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और हम इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में देख लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया है कोट थीटा -1, कोट थीटा -1 यहाँ दिया गया है और अपॉन में दिया गया है 1 - tan थीटा। इसका होल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर +1 है। तो दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। कोट थीटा और tan थीटा में है तो इसे हम एक ही चीज़ में बना लेते हैं, या तो कोट में बना लो या tan में बना लो। तो नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। ये कोट थीटा +1 यहाँ, वो सॉरी -1 यहाँ दिया गया है, -1। और नीचे वाले को हम बनाएंगे 1 - tan थीटा है। tan थीटा को क्या लिखेंगे, 1/कोट थीटा। क्या लिख देंगे इसे, 1/कोट थीटा। ठीक है। और इस पूरे का ये होल वर्ग है, यहाँ पे होल वर्ग +1। तो दोस्तों, अब आप बताइए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कोट थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, ये कोट थीटा -1 ऊपर था और नीचे आ जाएगा कोट थीटा -1/कोट थीटा, इसका वर्ग +1। तो दोस्तों, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे है, नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा +1। ठीक है। और एक सरसमीका होती है, हमारी सरसमीका होती है कि कोसैक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सरसमीका होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोट थीटा की, ये कोट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, और 1 + कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसैक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी कोसैक स्क्वायर थीटा। कोसैक स्क्वायर थीटा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोहित बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक बस में चढ़ता है जिसकी औसत गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार वह कुल 3 घंटों में अपने कार्यालय में पहुंच जाता है। यानी कि टोटल टाइम दिया गया है 3 घंटे। यदि समग्र यात्रा की औसत गति 47 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो चलने की औसत गति ज्ञात कीजिए। दोस्तों, समग्र यात्रा की औसत गति कितनी थी, 47 किलोमीटर प्रति घंटा, 47 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसे टोटल टाइम कितना दिया गया है उसके लिए, ये दिया गया है इस प्रकार, कुल 3 घंटे में। तो कुल 3 घंटे समय लगा और औसत चाल थी, और टोटल कितनी थी, 47। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो हमारी चाल गुणा समय कितना है, 3 घंटे। यानी कि कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 47 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 = 21, 2 और 4 × 12 = 13, 14, 141, 141 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब एक बात बताइए कि 9 किलोमीटर तो इनमें से पैदल चला है, वो कितना, 9 किलोमीटर। तो जो पैदल चला है वो 9 किलोमीटर चला है, तो इसको घटा के कितना, 132 बचेगा, 132 किलोमीटर। ठीक है, 132 किलोमीटर के अगर बारे में हम देखते हैं तो 132 किलोमीटर उसने बस से तय करी है, और बस के लिए उसकी जो औसत चाल थी वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो जब 66 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा दूरी बटे चाल। तो चाल कितनी है इसकी, 66 बस वाली। तो 66 दूनी होते हैं हमारे पास 132, तो 132 यानी कि 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे, यानी कि बस से उसे 2 घंटे लगे, टोटल उसे 3 घंटे लगे। तो 1 घंटा वो पैदल चला है, और 1 घंटा पैदल चला है, और 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला है, 9 किलोमीटर। तो पैदल की चाल कितनी हो जाएगी, पैदल की चाल हो जाएगी, वो हो जाएगी दूरी कितनी है हमारी, 9, और बटे समय कितना है, 1 घंटा, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया है? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 19.6 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 12.4 है। पाँचवीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करवा रहे हैं। तो दोस्तों 9 संख्या हमें पता है कि कुल क्या होता है, टोटल जो होता है वो होता है हमारा टोटल होता है औसत गुना संख्या। जो औसत है उसकी संख्या में अगर गुना कर देते हैं तो वो होता है योग। तो यहाँ 9 संख्याओं का औसत है 15, तो टोटल कितना होगा, 15 निम्मा 135। ठीक है, 135 टोटल हो गया। यहाँ की अगर हम बात करते हैं पहली इन 9 संख्याओं में से, जैसे ये 9 संख्याएं हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनमें से पहली 5 संख्याएं, ये 5 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 19.6 है। ठीक है दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत 19.6 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 ये होगी ना, ये वाली 2 बार आ जाएगी ये वाली इसमें। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ, 12.4 है। तो दोस्तों अभी हम ये टोटल निकाल लेते हैं, ये टोटल कितना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 19.6 है, ये 12.4 है और यहाँ 5 कॉमन है, तो हम क्यों ना इन दोनों को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 19.6 प्लस 12.4। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 0 एक यहाँ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 19 और 1 20, 20 और 12 32। तो दोस्तों 32 गुना 5, 32 गुना 5 कितना हो जाएगा 160, 160 आ गया यहाँ। ठीक है, और टोटल संख्याओं का योग था कितना 135, तो ये 160 आया। कितना एक्स्ट्रा हुआ, ये एक्स्ट्रा हुआ हमारा 25। कितना एक्स्ट्रा हुआ 25। ये 25 क्यों एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि ये जो 5वीं संख्या है 2 बार हमने काउंट कर लिया इसमें 2 बार, तो जो एक्स्ट्रा है वो 1 बार का एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 5वीं संख्या कितनी होगी, 5वीं संख्या होगी हमारी, 5वीं संख्या 25 होगी। यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि 5वीं संख्या क्या है, लेकिन उसने पूछा है कि 5वीं संख्या को छोड़कर, अगर हम 5वीं संख्या को छोड़ दें तो बाकी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो दोस्तों हम 25 को इसमें से घटा लेते हैं, 135 में से 25 को घटा लेते हैं, 135 माइनस 25 कर लेते हैं तो 110 आ जाएगा। अब ये 110 कितनी संख्याओं का है, 8 का है, 4 और 4 8 का, 5वीं तो हमने छोड़ दी, तो 8 का है, तो औसत निकल जाएगा कितना हमारा, यहाँ औसत लिख देता हूँ मैं, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 3 0, 8 दूनी 16, 8 24, 6 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 सत्ते 56, 4 0, 8 पंजे 40, 13.75, 13.75 आंसर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। तो दोस्तों समझ में आया आपको। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो तरीका मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता हूँ, समझा तो देता मैं, लेकिन उसे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं नहीं समझा सकता। जब मैं रेगुलर क्लास लूँगा तो मैं उसी तरीके से आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसी तरीके से करें, उससे और जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक शंक्वाकार सुराही जिसकी आंतरिक त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 14.4 और 50.4 सेंटीमीटर है को पानी से भरा जाता है, और इस सुराही के पानी को एक अन्य बेलनाकार सुराही में डाल दिया जाता है। पानी का स्तर 67.2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बेलन की आंतरिक त्रिज्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ आयतन बराबर करना पड़ेगा हमें, ये जो शंक्वाकार सुराही है और एक बेलनाकार सुराही है, इन दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा। तो शंक्वाकार सुराही का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलनाकार सुराही का होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों यहाँ हम जो शंक्वाकार है उसके लिए त्रिज्या दी गई है ये आर, और हाइट दी गई है ये, और जो बेलनाकार है उसके लिए हाइट दी गई है और आर हमसे पूछी गई है। तो दोस्तों पाई से यहाँ पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को ऐसे रहने देते हैं, और ये है कितना, ये है आर, आर कितना दिया है 14.4, तो 1/3 इंटू 14.4 का वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, इंटू हाइट कितनी है, हाइट है हमारी 50.4। इसके बाद देखते हैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो बेलन की तो त्रिज्या हमसे पूछी गई है, और एच कितना दिया गया है इसका 67.2। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट हम काट सकते हैं, और ये जो 2 पॉइंट हैं इनको हटा के हम नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं आपको कर देता हूँ, और इसको इधर ले आएंगे, तो 1/3 गुना 144 गुना 144 बटे कितना आ जाएगा 67, यानी कि 672, और ये जो 2 पॉइंट थे इनको हटा के हम यहाँ लिख देंगे 100, बराबर बचा हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखिए इसको काट सकते हैं हम, कितने से काटते हैं इसको, 3 है ये, और 1 मिनट यहाँ 504 भी है, हाँ 504 भी है यहाँ, तो 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 2 और 2 4 24 हो जाएगा, 3 8 24, 48 आ गया। 48 को काटते हैं हम, ये 12 से कट जाएगा, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 7 12 6 72, 4 से कट जाएगा 14 बार।
ठीक है। अभी 14 से इसको काट लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 42, 14 तिया 42, 8 बचेगा, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 36 आ गया। ये देखिए दोस्तों आर स्क्वायर बराबर हमारा बना 144 गुना 36 बटे 100। ठीक है, आर स्क्वायर इतना है तो आर कितना बचेगा, देखो ये सारे के सारे ही वर्ग हैं। ये 144 12 का है, ये कितने का है 6 का है, और ये कितने का है 10 का है। तो 12 छिक 72 बटे 10 कितना आ जाएगा हमारा 7.2 सेंटीमीटर। 7.2 सेंटीमीटर कौन सा आंसर होगा हमारा, ये वाला ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि वाई साइन थीटा बराबर 2x कोस थीटा और x कोसैक थीटा प्लस 2y साइन थीटा बराबर 5। तो हमें बताना था वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो दोस्तों यहाँ वाई साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है 2x कोस थीटा, और यहाँ कोसैक सैक में वैल्यू है, ये साइन कोस में है। तो दोस्तों इनको भी हम कोसैक सैक में ही बना लेते हैं। ये जो साइन होगा, ये वाला साइन, इसको अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये साइन को 1 अपॉन कोसैक लिखेंगे, और 1 अपॉन कोसैक उधर जाकर सीधा कोसैक हो जाएगा। यानी कि अगर हम इनको एक्सटर्नली एक्सचेंज करते हैं तो ये जो ये कोस थीटा इधर आके सेक थीटा बन जाएगा, वाई सेक थीटा बराबर ये साइन थीटा उधर जाके क्या बन जाएगा कोसैक थीटा, 2x कोसैक थीटा। ठीक है, अभी यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है x कोसैक थीटा प्लस 2y सेक थीटा इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि ये वाई सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है इतनी। तो वाई सेक थीटा यहाँ है, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं एक्स कोसेक थीटा प्लस 2y सेक थीटा बराबर 5 जो दिया गया है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड, इसमें फर्स्ट से सेकंड में रख देते हैं। तो वाई सेक थीटा की वैल्यू इतनी है, यहाँ वाई सेक थीटा ये दिया गया है तो इसकी जगह रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा एक्स कोसेक थीटा प्लस 2 वाई सेक थीटा की स्थान पर हम कितना रखेंगे 2x कोसेक थीटा, 2x कोसेक थीटा बराबर 5। तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा ये 4x कोसेक थीटा और x कोसेक थीटा ये, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 5x कोसेक थीटा बराबर 5, 5 से 5 कट जाएगा तो x कोसेक थीटा बराबर 1, और कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, या x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ से ये कोसेक थीटा यहाँ है, उधर जाके साइन थीटा हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ठीक है, अभी वैल्यू किसकी पूछी गई है हमसे, अच्छा y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ है, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आप रख लीजिए साइन वाली में रख लीजिए, चलो हाँ ये साइन थीटा की वैल्यू x है, साइन थीटा की वैल्यू x है। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में आते हैं हम, y साइन थीटा की जगह x रखते हैं वो बराबर 2x कोस थीटा। ठीक है, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी y की वो आएगी 2 कोस थीटा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है और y की वैल्यू हमारे पास है। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x कितना है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस y कितना है 2 कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बचेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो 4 × 1 यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ये ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 होगा। यदि संख्या में 5 जोड़ा जाता है और फिर से 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जो शेषफल बचता है, जो शेष बचता है पहली कंडीशन में, उसी के साथ सारे के सारे ऑपरेशन करते हैं जो बाद में दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि 3 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेष बचता है, फिर संख्या में 5 जोड़ा जाता है, तो आप संख्या में 5 ना जोड़ के जो शेष बच रहा है उसी में 5 जोड़िए तो 7 आ जाएगा। और अब 7 को 3 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, तो दोस्तों 7 को जब 3 से विभाजित करेंगे हम तो 3 दूनी 6, 6 और 1 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना शेष बचेगा 1, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की वृद्धि करने और विक्रय मूल्य पर भी 20% की वृद्धि कर देने से लाभ दुगना हो जाता है। तदनुसार यदि आरंभिक अंतिम मूल्य 300 रुपये रहा हो, अंकित मूल्य 300 रुपये रहा हो, तो आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ आरंभिक अंकित मूल्य की बात करी गई है और वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी कि लागत CP होगा और MP मार्क प्राइस दिया गया है 300
और ये जो 300 है ये 50% अधिक है, ये 50% अधिक है CP से, यानी कि ये 150 की वैल्यू है। 150 की वैल्यू जब 150% की वैल्यू 300 है तो CP 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। 150 दिन 200, यानी कि CP आ गया हमारा 200। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन को करना है तो ऑप्शन टैली बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आरंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा, और विक्रय मूल्य में भी कितनी वृद्धि कर दी जाती है? 20% की। तो अगर पहले विक्रय मूल्य, देखिए पहले CP था हमारा 200, ठीक है, अगर 200 था और उसे 200 पे ही बेच देंगे, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग 200 पर ही बेचें तो कोई लाभ नहीं हुआ, विक्रय मूल्य नहीं पे कोई लाभ नहीं हुआ। यदि इसको 200 पे नहीं बेच, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन है 250, यानी कि अगर पहले 250 रहा हो उसका विक्रय मूल्य, फिर उस पर भी 20% की वृद्धि कर दी गई है। 250 का 20% वृद्धि, यानी कि 250 का 20% कितना होता है? 50। 250 का 20% 50 आ जाएगा, 25 दूनी 50। 20% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा। और 300 पर जो 20% की वृद्धि करी जाती है, ये इसने कहा ना आरंभिक अंकित मूल्य 300 रहा हो, अंकित मूल्य पर भी 20% की वृद्धि की गई है, तो 30 दूनी 60, ये 360 हो गया होगा अब प्रेजेंट कंडीशन में 20% वृद्धि करने के बाद। तो दोस्तों उसने कहा कि लाभ दुगना हो जाता है। तो पहले लाभ कितना था? 50 रुपये, अब लाभ कितना हो रहा है यहाँ? 200 से 300 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अब पहले लाभ था 50 रुपये, अब लाभ है 100 रुपये, तो लाभ दुगना हो गया। लाभ दुगना हो गया तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज़ आप इसको दूसरे तरीके से करते तो उसमें यहाँ हमें द्विघात समीकरण वगैरह बन जाती और वो प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी खींच जाती। ठीक है, तो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जो आपको पेपर में यूज़ करने हैं शॉर्ट से शॉर्ट करके, ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, या फिर मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए यहीं ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें समझिए। CP और MP की अगर हम बात करते हैं, MP इसने दिया है 300 रुपये प्रारंभिक में, ठीक है, और वो 50% अधिक है। ठीक है दोस्तों, 50% CP से अधिक है, तो CP रहा होगा 200। ये रही प्रारंभिक की बात। अब जो हुआ है वर्तमान में, उसने क्या किया है, दोनों चीज़ों को बढ़ाया गया है। ठीक है, इसने कहा है कि अंकित मूल्य को 20% की वृद्धि की जाती है। अंकित मूल्य ये है 300 वाला, ठीक है, उस पर 20% की वृद्धि करके 360 कर दिया जाता है। ठीक है, 300 पर 20% की वृद्धि होगी तो 60 रुपये बढ़ेंगे, 360 हो जाएगा। और उसने कहा कि विक्रय मूल्य भी 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अभी हमें यहाँ विक्रय मूल्य नहीं पता है, हमें यहाँ सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता है कितना था। ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस पर भी 20% की वृद्धि करी गई है। तो दोस्तों अभी हम ऑप्शन से जाते हैं। ऑप्शन हमने बी उठाया, ऑप्शन बी 250 रुपये था, तो हमने पहले मान लिया 250 रुपये था। तो अभी 20% की वृद्धि करने के बाद 250 पर 20% की वृद्धि करते हैं तो 50 बढ़ते हैं, और 50 बढ़ते हैं तो 300 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 50 बढ़ते हैं तो 300 हो जाता है। तो पहले कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग जो लाभ हो रहा था वो 50 रुपये का हो रहा था, और अब लाभ कितने का हो रहा है? 100 रुपये का। 200 से 300 रुपये का, तो पहले 50 रुपये का लाभ था, अब कितने का हो रहा है? 100 रुपये का लाभ। तो क्या लाभ दुगना हुआ? हाँ, लाभ दुगना हुआ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 21, 20 और 13 सेंटीमीटर हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें दिए गए त्रिभुज को विपरीत शीर्ष से सबसे लंबी भुजा पर लंबवत द्वारा विभाजित किया जाता है। यानी कि इसमें एक अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो सबसे लंबी भुजा 21 है, इसे 20 मान लेते हैं, इसे 13 मान लेते हैं। तो उसने बोला है कि उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक इसी में एक त्रिभुज बनाया गया है जिसे दिए गए त्रिभुज को विपरीत शीर्ष से सबसे लंबी भुजा पर लंबवत, यानी कि ये वाली लंबी भुजा है, इस पर लंबवत कोई डाला गया है सम्मुख शीर्ष से। ठीक है, लंबवत डाला गया है और इसके अकॉर्डिंग विभाजित किया गया है। यानी कि दो त्रिभुज यहाँ बने हैं, दो त्रिभुज बने हैं, तो इसमें पूछा गया है बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जब यहाँ लंबवत डाला गया है तो लंबवत के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दोस्तों, इसे हम ट्रिपलेट से करेंगे, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज ये मिला है, एक समकोण त्रिभुज ये मिला है। दोस्तों जब 13 होता है तो 13 का ट्रिपलेट 12 और 5 बनते हैं, 5 और 12, यानी कि ये कन्फर्म है कि या तो ये 5 होगा, अगर ये 5 है तो ये 12 होगा, अगर ये 5 है तो ये 12 होगा। अभी इस साइड का हम देख लेते हैं, इस साइड में आया है 20, तो दोस्तों 20 के ट्रिपलेट में 5 नहीं आता है, 20 के ट्रिपलेट में 12 आता है। तो दोस्तों ये अब यहाँ से हमें क्लैरिफिकेशन हो गया कि ये 5 रहा होगा और ये 12 रहा होगा। ठीक है, जब ये 12 रहा होगा तो देखिए इसका ट्रिपलेट कितना बनता है, ये होता है कितना, 3 का 4 गुना,
ये होता है 5 का 4 गुना, तो 3 5 और ये 4 का 4 गुना, 4 का 4 गुना कितना होता है 16। तो दोस्तों ये रहा होगा 16। अब ये 16 ये 5 21 सेटिस्फाई हो गया, 16 5 21। तो दोस्तों हमें तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, सब सारी भुजाएं मिल चुकी हैं, ये 13 ये 20 ये 12 ये 5 और ये 16। तो बड़ा त्रिभुज ये है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इतना 16 और हाइट कितनी है 12। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 आ जाएगा और 12 7 84 12 8 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको लेंदी तरीके से जाना पड़ेगा। 96 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1500 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि एक भाग के 10% वार्षिक की दर से, एक भाग के 10% वार्षिक की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है 12.5% की दर की पर उधार दी गई राशि क्या है। तो दोस्तों 1500 की राशि है, इसे दो भागों में हमने बांट लिया है, एक राशि को 10% पर, एक राशि को 12.5% पर। ठीक है, 10% वाली को 5 साल के लिए, यहाँ 5 साल लिख देता हूँ मैं, और 12.5 वाली को 4 साल के लिए। ठीक है, दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं क्या इनका साधारण ब्याज के बराबर 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर है। तो दोस्तों यहाँ साधारण ब्याज कितना 10%, 10 पंजे 50% हो गया, यहाँ 12.5 चौका 20 कितना होता है 50 ही होता है। तो दोस्तों यहाँ वैसे भी बराबर आ चुका है और यहाँ हमें क्या करना होता है बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जब ये बराबर आ गया तो यहाँ 0 रहा होगा। ठीक है, 0 रहा होगा तो ये भी 50 और ये भी 50, यानी कि सेम रहा होगा। ठीक है, सेम राशि दी गई होगी तो 1:1 के अनुपात में राशि बटी हुई होगी, यानी कि 1500 जो होगी वो 2 पार्ट की वैल्यू, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी आधी इसकी 750। ठीक है दोस्तों, 750 रुपये हमारी राशि हो जाएगी। समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ 10 पंजे 50, 50% इसका भी ब्याज बना हुआ है और 50% इसका भी ब्याज बना हुआ है। जब दोनों का ही 50% ब्याज बना है तो दोनों के जो मूलधन होंगे वे भी क्या होंगे समान ही रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 96 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से पहाड़ी की एक ही दिशा में खड़ी की गई दो कारों के अवनमन कोण। दोस्तों ये मान लिया ये कोई पहाड़ी है यहाँ और एक ही दिशा में दो कार है, एक ये कार और एक ये कार। ठीक है, तो इनके अवनमन कोण दिए गए हैं हमें। अवनमन को हम क्या बना लेते हैं उन्नयन बना लेंगे। अवनमन ऐसे होंगे तो अगर ये वाला कोण है तो इसका ये, और अगर ये वाला कोण है तो इसका ये उन्नयन बनेगा। तो दो कारें हैं, एक यहाँ खड़ी है और एक यहाँ खड़ी है, दोनों के कोण, तो ये वाला लंबा वाला कोण कितना 30 डिग्री का दिया गया है और एक 60 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों कोण हमें दिए गए हैं। अभी इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहाड़ी की ऊंचाई तो दी ही है 96 मीटर। ठीक है, और पूछा है कि बीच की कारों के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली लेंथ हमें बतानी है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल पे देखते हैं, 60 डिग्री वाले ट्रायंगल पे अगर हम देखते हैं तो ये 60 है, ये 90 है, ये तो 90 हो गई, तो ये 60 90 ये कितना होगा 30 होगा। और दोस्तों हमें पता है कि 30 60 और 90 में 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2, ये एक रेशो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 60 के सामने 96 मीटर है। ठीक है, और 96 मीटर है तो यहाँ ये √3 की वैल्यू है, यहाँ हमारा √3 होना चाहिए था और 30 के सामने कितना होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। तो √3 की वैल्यू 96 दी गई है, √3 पार्ट की वैल्यू कितनी 96 दी गई है, तो एक पार्ट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 96/√3। और दोस्तों इसका हर परमेकरण करेंगे तो √3 से √3 की गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे 3 आ जाएगा और 3 से कितना 32 बार कटेगा तो 32√3 आ जाएगा। ये हो गया 32√3। ठीक है, ये वाली लेंथ। अब हम बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में 30 डिग्री के लिए। जब ये 30 डिग्री है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो ये 30 है ये 90 है, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा 60 होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं इसमें कि 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, तो अब की बार ये 96 जो है वो एक पार्ट की वैल्यू है इस वाले त्रिभुज के लिए, एक पार्ट की वैल्यू 96 सेंटीमीटर। और पूछी कितने पार्ट की वैल्यू गई है टोटल, ये वाली डिस्टेंस ये टोटल निकल जाएगी यहाँ से। तो पूछी गई है 60 के लिए कितना होता है √3, तो √3 पार्ट की वैल्यू पूछी गई है तो 96√3 आ जाएगा, 96√3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब ये समझिए कि ये वाली दूरी जो है वो 32√3 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 96√3 है। तो ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, ये इतनी दूरी जो होगी वो उसमें से घटा देंगे, तो यानी कि 96√3 माइनस 32√3 कितना हो जाएगा यहाँ 64√3। ठीक है, 64√3 है, लेकिन √3 की वैल्यू हमें रखनी कितनी है यहाँ 1.73। ठीक है दोस्तों, 1.73 रख देते हैं, 64 गुना 1.73 रखेंगे अगर हम, तो लगभग में आंसर आएगा
और मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ अगर हम करेंगे तो 1.73 और ये 64 है, 4 तिया 12, 2 4 7 28 और 1 29, 2 4 एकम 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक लगेगा यहाँ, 6 7 42 और 1 43, 4 6 एकम 6 4 10, कितना आ जाएगा 2 8 9 17, 6 4 10 1 1, यानी कि यहाँ आ जाएगा 110.72, 110.72 है। ठीक है, क्योंकि हाँ 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ लगेगा 110.72 के आसपास कौन सा है 111, तो 111 लगभग आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य के गुणनखंड इतने हैं, यानी कि एलसीएम जो दिया गया है उसके गुणनखंड है 27 गुना 43 गुना 59। ठीक है, इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 27 है। HCF कितना है, HCF है 27। तो दोस्तों HCF जो होता है वो क्या होता है, दोनों संख्याओं का कॉमन, दोनों संख्याओं में कॉमन 27 तो रहा होगा, यानी कि अगर एक फर्स्ट संख्या एक सेकंड संख्या मैं यहाँ मानता हूँ तो दोस्तों दोनों संख्याओं में 27 तो रहा ही होगा, और बाकी जो फैक्टर होंगे ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम फैक्टर में कोई कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो ये 43 और 59 हैं, इनमें अगर कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है तो एक फैक्टर पहली संख्या के साथ 27 तो दोनों में हो गई होगा। ठीक है, क्योंकि ये HCF भी है, एक के साथ 43 जाएगा और एक के साथ 59 जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दोनों संख्याएं हो जाएंगी। अभी पूछा क्या गया है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें बताना है, 27 दोनों में कॉमन है तो अंतर 27 यहाँ से ले लेंगे, 59 माइनस 43 कर देंगे। तो दोस्तों 59 माइनस 43 कितना हो जाएगा, 59 में से 3 यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 16 गुना 27। ठीक है, 16 गुना 27 अगर हम करते हैं तो 6 7 42, 2 यूनिट डिजिट आएगा, 2 यूनिट डिजिट सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 432। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अकबर 1200 लागत वाले जूते के एक जोड़ी पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। यानी कि CP दिया गया है 1200 रुपये और उसे 12% का लाभ लेना है, तो 12% का लाभ लेना है तो 1200 रुपये पर 12% का लाभ। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1200 का 12% कितना होता है 144। ठीक है, 144 का लाभ लेना है उसे, तो 1200 प्लस करना पड़ेगा कितना 144, यानी कि उसे 1344 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। 1344 उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन उस पर उसे कुछ और अंकित करना है, उसे 16% की छूट पर बेचना है। यानी कि अब ये कितने का है, 16% की छूट का मतलब क्या होता है, अगर हम MP और SP में देखते हैं, MP और SP में देखते हैं तो ये होता है MP SP में 100% और SP होता है जो छूट देने के बाद बचता है। जब 16% की छूट देंगे तो ये 84 बचेगा, यानी कि अब ये जो 1344 है ये 84% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो 84% की वैल्यू, परसेंट, हाँ परसेंट ही ले लेते हैं, 84% की वैल्यू 1344 है, 1% की वैल्यू 1344 बटे 84 84 और गुना में 100 निकाल देंगे तो MP आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, काट लेते हैं, कितने से कट जाएगा ये 21 चौक 84, 4 21 से कटेगा, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126। तो दोस्तों 21 छिक्का 126 आ गया, तो 4 और 4 8 बचेगा और 4 21 चौक 84 यानी कि 64 आएगा और फिर काट देंगे 4 से 1600। तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी 1600 रुपये, यानी कि MP होगा हमारा 1600 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1200 लागत वाली मूल्य पर 1600 रुपये अंकित करेंगे तो दोस्तों 16% की छूट देने के बाद भी 12% का उसे लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिया गया है कि 7x प्लस 3x बराबर 9, ये वैल्यू दी गई है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ 7x प्लस 1/3x है और यहाँ 21 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3x नीचे आ रहा है तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे नीचे वाले को, तो ऊपर भी डिवाइड कर लेते हैं, तो 18x है, हम क्या करते हैं 3x से इसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब ऊपर 3x से डिवाइड किया है तो यहाँ भी 21x² 3x से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी 3x से, यानी कि मैं अलग अलग कर रहा हूँ यहाँ, और 1/3x। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ क्या कटेगा, ये कट जाएगा, 3 6 18, 6 बचेगा, ऊपर 6, नीचे की बात करते हैं 1x 1x और यहाँ 7x, यहाँ बचा 7x माइनस 6, 3 6 18 6 आएगा, और दोस्तों ये 1/3x बचेगा, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं 1/3x को, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है, और ये जो 6 था -6, इसको यहाँ लिख देते हैं -6 तो दोस्तों 6 इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू 9 दी गई है, तो 9 -6, तो 6/9 -6 कितना होता है 3, 3 दूनी 6, 2 आंसर आ जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन सी राइट होगा, 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक अभिव्यक्ति दी गई है और उसमें पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों
यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है, अच्छा ये डिवाइड करना है तो दोस्तों y प्लस 1/x की पावर c दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, बटे 1 करके, बटे 1, यहाँ भी बटे 1 और यहाँ भी बटे 1 करके एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x, तो एक्स वाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1/x की पावर c, ठीक है, इंटू यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/x की पावर d। ठीक है, तो ये डिवाइड है तो हम यहाँ डिवाइड का बटे में लिख लेते हैं नीचे, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1/y की पावर c, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1/y की पावर d। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अभी हम यहाँ क्या करेंगे कुछ कटेगा, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, तो दोस्तों इसको कर लेते हैं अलग अलग। एक्स वाई प्लस 1 की पावर c बटे x की पावर c गुना एक्स वाई माइनस 1 की पावर d बटे x की पावर d, और बटे में लिख लेंगे हम यहाँ एक्स वाई प्लस 1 की पावर c बटे y की पावर c, और गुना एक्स वाई माइनस 1 की पावर d बटे y की पावर d। तो दोस्तों अब यहाँ कटेगा कुछ, देखिए एक्स वाई माइनस 1 की पावर d और एक्स वाई माइनस 1 की पावर d, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों जब ये ऊपर जाएगा तो ये y की पावर c बटे x की पावर c बनेगा, और गुना में ये y की पावर d बटे x की पावर d बचेगा। तो दोस्तों ये इसे हम एक साथ लिख सकते हैं, y बटे x की पावर c, और गुना में इसे y बटे x की पावर d लिख सकते हैं। तो जब c और d गुना में है तो घातें जुड़ जाती हैं, y बटे x की पावर कितना आ जाएगा, c प्लस d। तो दोस्तों y बटे x की पावर c प्लस d, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में आपको लग सकते हैं बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। अगर आपको आपने थोड़ा सा भी अलजेब्रा पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काले और लाल रंग के रंगीन चित्र में काले और लाल रंग का उपयोग क्रम से 7:5 में के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी आधे भाग में, देखिए दोस्तों आधा कहा गया, ऊपरी आधे भाग में काले और लाल रंग का अनुपात 3:5 है, तो निचले आधे में काले और लाल का अनुपात पूछा है। तो दोस्तों मान लेते हैं एक पेंटिंग ये है, ठीक है, ये पेंटिंग है, इसके ये ऊपरी भाग है और ये निचला, यानी कि आधा आधा भाग है, बराबर कर दिया मैंने। तो दोस्तों इस टोटल पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो टोटल पेंटिंग में काला यानी कि ब्लैक और रेड का रेशो दिया गया है 7:5, ठीक है, और ऊपरी आधे भाग में जो ब्लैक और रेड का रेशो दिया गया है वो दिया गया है 3:5, ठीक है दोस्तों, 3:5। अभी हमें निचले वाले का बताना है, तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है रेशो को इक्वल। तो यहाँ 3 और 5 कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, यहाँ 7 और 5 कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। दोस्तों यहाँ 12 और यहाँ 8, तो इनको बराबर कर लेते हैं, ये 8 है ये 12 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 8 12 का एलसीएम 24, बराबर करने के लिए कितने से गुना करेंगे, तो यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। तो जब ये 3 से करेंगे तो 3 की यहाँ भी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, 9 15 बनेगा ये, ठीक है, 9 15 24 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और अनुपात 5 दूनी 10। बट दोस्तों अभी क्या कंडीशन है, देखिए 24 24 हो गया है दोनों में, ये 24 ये भी 24। अभी कंडीशन ये है कि ये तो टोटल की बात है, ठीक है, ये टोटल है और ये है आधा। तो जब ये आधा है तो हमें इसके साथ 1 की गुना और इसके साथ 2 की गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसका दुगना है। टोटल तभी तो बनेगा जब ये इसका दुगना है, क्योंकि ये वाले हिस्से का भी इस वाले हिस्से का भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक हिस्सा इसका भी लेना पड़ेगा, तो एक हिस्सा इसका एक हिस्सा इसका, तो 1 और 1 2 हिस्से हो जाएंगे, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, इसका दुगना करना पड़ेगा, यानी कि 14 दूनी 28 और 10 दूनी 20, ठीक है, तो ये बनेगा। बस अब इजी हो गया क्वेश्चन, इजी क्या हो गया, अब हमें क्या बताना था, क्या बताना था, इसमें कितना किसका ब्लैक और रेड का रेशो बताना है। तो दोस्तों ब्लैक है हमारे पास, यहाँ ब्लैक और रेड का कितना है, 28 है, ब्लैक 28 और यहाँ 9 है, तो 28 में से 9 गए, कितना बचेगा दोस्तों, 28 में से 9 जाएंगे 19 बचेगा। रेड की बात करते हैं, यहाँ 20 है और यहाँ 15 है, तो कितना बचेगा 5। दोस्तों 19:5 जो होगा हमारा ब्लैक और रेड का निचले आधे हिस्से में रेशो होगा, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज चेंज करके कि पृथ्वी में पानी जल और थल का अनुपात पूछा जाता है, उत्तरी गोलार्ध में इतना और निचले गोलार्ध में इतना, तो दोस्तों वो भी उसे करने का भी तरीका यही होता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट में कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10 और 20% कम हैं, पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों तीन संख्या हैं, वन, ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। तीन संख्या हैं, इसमें कहा गया है कि पहली संख्या दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दोस्तों ये तीसरी संख्या है, पहली संख्या से 10% कम है। अगर हम तीसरी को 100 मानते हैं तो ये कितनी है, 90 है, और ये 20% कम है, ये कितनी है, 80 है। ठीक है, इसका ये रेशो बनेगा। ठीक है, या हम इसे 9, 8, 10 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए इसने क्या कहा है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए पहली संख्या के बराबर करने के लिए। तो दोस्तों पहली संख्या 90 है, दूसरी संख्या 80 है, तो 80 को 90 बनाने के लिए कितना बढ़ाना चाहिए, 10 बढ़ाना चाहिए। लेकिन किस पर, जो बेस है कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा उसको, 80 से, और बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट पे लगाने के लिए 100 से। 0 से 0 कट जाएगी, 1/8, यानी कि 100/8 आ जाएगा, और 100/8 कितना होता है हमारा, 12.5%। ठीक है दोस्तों, 12.5% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक परीक्षा में 70% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों विषयों में विफल हुए। ठीक है दोस्तों, ये पास का डाटा दिया गया है, ये फेल का डाटा दिया गया है। ठीक है, तो 144 उम्मीदवार दोनों में पास हुए, उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, पास यानी कि पास का डाटा निकालना है हमें। तो दोस्तों ये हैं पास वाले, ये भी पास हैं, ये भी पास है, लेकिन ये फेल हैं। ठीक है, ये दोनों में फेल हैं, तो दोनों में फेल हैं तो हम क्या, दोनों में पास का निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम डायरेक्ट उल्टा नहीं घटा सकते कि अगर दोनों में 10% फेल हुए हैं तो दोनों में 90% पास नहीं होंगे, 100 में से घटा देंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये दोनों के अलग अलग भी हमें क्या निकालने पड़ेंगे, फेल वाले निकालने पड़ेंगे। दोस्तों अंग्रेजी में अगर 70% पास हैं तो अंग्रेजी में फेल कितने हैं, 70 में से 100, अब इसे घटा सकते हैं हम 100 में से, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 30%। ये इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में फेल, ये एफ लिख रहा हूँ मैं उसके ऊपर। और ये गणित में यानी कि मैथ में फेल कितने आ जाएंगे, 20%। ठीक है, मैथ में फेल, और ओवरऑल फेल कितने हैं, 10%। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होता है, जो ये सारा का सारा डाटा फेल का दिया गया है, फेल का डाटा से हम अगर पास के डाटा में जाते हैं तो वो कैसे निकाल होता है कि ये जो अलग अलग हैं, अलग अलग वाला इंडिविजुअल जो है उनको जोड़ लेते हैं, 50 आ जाएगा, और इसके साथ 100 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो ये 110 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा, 110 का % का अंतर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%, और ये 60% है दोनों में पास। ठीक है, दोनों में पास का डाटा निकल गया, दोनों में पास का डाटा कितना है, 60%। तो दोस्तों वही दिया गया है हमें, 144 उम्मीदवार दोनों में पास हुए, तो 60% की वैल्यू कितनी दी गई है, 144, और टोटल पूछा गया कुल संख्या कितनी थी, यानी कि 100%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 144/60 गुना 100 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी, 6 दूनी 12, 2, 6 28, 6 चौक 24, 240 आंसर आ जाएगा, एक 0 यहाँ बची थी तो 240 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB परपेंडिकुलर है CD के और BD AD के परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है। ठीक है, AB पैरेलल है CD के, BD AD के परपेंडिकुलर है, AC BC के परपेंडिकुलर है, AD BC की जो इक्वल है 15 सेंटीमीटर है, AB 25 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों यह डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको डायग्राम, ये ऐसे बनेगा, अगर आप गलत बनाओगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं है। तो ये A, ये B चक्रीय है, तो ये C और ये D। ठीक है, AB 25 दिया गया है, AD और BC 15 दिया गया है, ये 15 है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर दिया गया है AC BC के परपेंडिकुलर, AC BC के परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री, और ये दिया गया है कि AD BD के परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अभी हमें जब ट्रेपेजिज्म का एरिया निकालना होता है तो ट्रेपेजिज्म के एरिया के लिए जो समांतर भुजाएं होती है इनका औसत, समांतर भुजाओं का औसत और गुना में बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी होती है परपेंडिकुलर लेंथ, ये हमें चाहिए होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लेंथ। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है किस चीज़ पर, देखिए हमें एक तो ये वाली लेंथ निकालनी है, और दोस्तों ये वाली निकालनी है। ये वाली निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए हमें ये वाला हिस्सा निकाल के घटा देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर फोकस करते हैं। अब आइए यहाँ, ये जो मैं डायग्राम अलग से बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी। ये है A, ये C, ये B, और इसे मान लेते हैं D तो है यहाँ, E मान लेते हैं। ठीक है, ये E है। तो दोस्तों ये परपेंडिकुलर है, समकोण त्रिभुज में अगर समकोण शीर्ष से ही समकोण डाला जाता है सामने वाली भुजा पे, तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये वाली लेंथ निकालनी है, देखिए दोस्तों ये वाली लेंथ अगर आपको निकालनी है EB, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये BC का स्क्वायर करके बड़ी वाली से घटा देना पड़ेगा। तो BC हमारे पास है 15, तो 15 का स्क्वायर करो और बटे में क्या कर दो 25 AB।
ठीक है दोस्तों, 25 कर देंगे तो 15 गुना 15/25 कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ये 3 बार कटेगा 5 से, ये 3 बार कटेगा, 3 3 9, 9 आ जाएगा। तो दोस्तों ये वाली लेंथ हमारी हो गई कितनी, 9, यहाँ से यहाँ तक की। सिमिलरिटी है तो ये भी सेम, इधर वाली भी 9 होगी, तो 9 9 18 है, तो टोटल 25 है। तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, 7 बचेगी। 18 माइनस 25 माइनस 18 7, ठीक है, ये 7 आ गई अब हमारी। ठीक है, अब हमें किस पे फोकस करना है, अब हमें करना है ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ पे। तो दोस्तों परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इधर आपको बताता हूँ, इस वाली साइड में देख लेते हैं। अभी आप ये समझिए कि ये है समकोण त्रिभुज, और फिर समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी और होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है डी बी और ए, ठीक है, ये समकोण है यहाँ पे, ये 25 है, ये 15 है, तो ट्रिपलेट से ये वाली भुजा निकाल सकते हैं हम। ये वाली भुजा यानी कि बी डी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 25 15 और 20 का ट्रिपलेट होता है तो 20 आ जाएगी। दोस्तों ये वाली भुजा हमारे पास 20 है। अब आपको बता दूं मैं, ये वाली भुजा निकालने के लिए ये भी समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको ये ई है, इसे एफ़ मान लेता हूँ मैं, यहाँ एफ़ रख लेते हैं। तो दोस्तों डी एफ़ जो होगी वो होगी इन दोनों के मल्टीप्लाई 15 गुना 20 और बट्टे में बड़ी भुजा 25, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 बचेगा तो 5 चौक 20, यानी कि ये आ जाएगी 12। दोस्तों ये वाली भुजा आ गई है हमारी 12 परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म। एरिया ऑफ जो ट्रेपेजिज्म होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजिज्म कितना होता है, ये होता है जो समांतर भुजाएं होती हैं, ये वाली और ये वाली। समांतर भुजाएं कौन सी है, ये वाली तो 7 है, और ये वाली कितनी है, 25 है। इन दोनों का औसत लेना होता है, समांतर भुजाएं का योग करके बटे 2 करो इन दोनों का औसत, और गुना में बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 12। बस सॉल्व हो जाएगा, 25 और 7 32, 32 और बटे 2 कितना हो जाएगा, 16। 16 गुना 12 करेंगे तो 16 गुना 12 आ जाएगा हमारा 12 6 72, 2 7 12 कम 12 और 7 19, 192 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। 192 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है क्वेश्चन, अगर आपने डायग्राम को थोड़ा बहुत भी घुमाया है, उल्टा सीधा बनाने की कोशिश करी, तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं हम। एक कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। कंटेनर में 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों मिल्क और वाटर है, उसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको ये ऐसे क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट में भी आया था कि 7 और 5 में दिया गया है इसका, और इसमें क्या कहा गया है कि आप एक बात बताइए, किसी कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण है कितना, ये मिल्क और वाटर का है, मिल्क और वाटर का 7:5 है। तो अगर मैं इस कंटेनर में से कोई मिक्सर निकालता हूँ तो जो हमने निकाला वो भी 7:5 के अनुपात में निकलेगा, जो बचेगा वो भी 7:5 के अनुपात में बचेगा। दोस्तों यहाँ हमें कॉन्सेप्ट लगाना होता है बचे हुए पे, तो ये बचा हुआ है 7:5 और ये इसे मान लेते हैं निकाला हुआ, ठीक है, ये निकाला हुआ है। अब समझिए कंटेनर से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया है, तो 9 लीटर ये निकाला गया है और उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जब ये निकालने के बाद ये बचा है तो इसमें पानी मिला दिया, अब इसमें पानी मिला दिया 9 लीटर, ठीक है दोस्तों। 9 लीटर इसमें पानी मिलाया, और 9 लीटर पानी मिलाने के बाद कितना रेशो बनता है हमारा, 7:9, ठीक है दोस्तों। तो बचे हुए से में दूध तो नहीं रहेगा, 7 का 7 ही है, और यहाँ पानी मिलाने से पानी कितना मिलाया हमने, 5 से कितना कर दिया, 9 कर दिया, तो 4 पार्ट की वृद्धि हुई है। 4 पार्ट की वृद्धि हुई है, अकॉर्डिंगली कितनी हुई है, 9 लीटर की, ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 9/4। निकालना कितना है, देखिए दोस्तों निकालना है हमें टोटल बचा हुआ कितना है, 7 और 5 12, टोटल मिश्रण में बचा हुआ कितना है, 12। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 या 12 और 3 और 9 उठाने होते हैं 27 लीटर आ जाएगा हमारा टोटल, 27 लीटर, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो है जो बचा हुआ। अब इस मिश्रण में भी तो कुछ ना कुछ दूध रहा होगा, मिश्रण में दूध की मात्रा पूछी है ना, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा। तो दोस्तों ये 27 लीटर है, अच्छा दूध की मात्रा पूछी गई है, मैंने निकाल दिया टोटल का, तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 12 का ना निकाल के हम दूध का निकाल लेते हैं 7, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ 7 कर लेते हैं, तो 7 ने 63/4 आ जाएगा, 63/4 लीटर, ठीक है। अब जो हमने निकाला था, देखिए ये तो बचा हुआ दूध है, ये जो निकाला था उसमें भी तो कोई दूध की मात्रा गई होगी, तो निकाला हमने 7:5 है, 7:5 मतलब 12 पार्ट, 12 पार्ट की वैल्यू कितनी है, निकाला 9 लीटर है, तो 12 पार्ट की वैल्यू 9 लीटर है, और इसमें दूध कितना है, 7 पार्ट है, तो एक पार्ट की वैल्यू 9/12 और गुना कर देंगे 7, 3 या 9, 3 चौक 12, 4 7 या 21/4 आ जाएगा। इतना निकाला है, इतना दूध निकाला गया था और इतना दूध बचा था। दोस्तों टोटल जो दूध होगा, टोटल मिल्क जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 63/4 प्लस 21/4। दोस्तों क्योंकि हर समान है तो 63 और 21 कितना होता है, 84, 84/4 कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 लीटर।
दोस्तों 21 लीटर दूध था उसमें, 21 लीटर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि संयोजित किया जाता है 568 रुपये प्राप्त होंगे, राशि याद कीजिए। ये क्वेश्चन गड़बड़ है कुछ इसमें। अच्छा, देखिए दोस्तों, इसका ये वाला हिस्सा इधर है, यहाँ से समझिए इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका ये वाला हिस्सा ये उसी क्वेश्चन का है, ऊपर वाले का, और ये अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल के लिए 40% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी राशि का निवेश किया गया। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो इस पर 568 रुपये प्राप्त होंगे, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें राशि बतानी है। तो दोस्तों अब यहाँ समझिए, 2 साल के लिए 40% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 40% की दर दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें जो गड़बड़ हो गई है वो PDF में आपको सही करके प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ समझिए आप, 2 साल के लिए 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 2 साल का अगर मैं निकालना होता है तो 2r.r² और r कितना दिया गया है 40%। 40% का मतलब यहाँ आ जाएगा 40 दूनी 80 और r² कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। ठीक है दोस्तों, 40 का स्क्वायर होगा 1600 और हमें यहाँ 2 ही रखना होता है, बाकी 16 बचा हुआ उधर ले जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 96%। कितना आ जाएगा 96%। या दोस्तों हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इसमें यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से कर दिया जाए, तो जब अर्धवार्षिक से करेंगे तो 2 साल के लिए 4 बार हमें निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम 4 बार का नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरे तरीके से कैसे करना है। मान लिया आपका प्रिंसिपल कुछ रहा होगा और उसके लिए 40% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम जो निकालेंगे वो कितना होगा। देखिए 40% है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, और 2/5 अगर हम निकाल रहे हैं तो 2 उसका चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का है और ये 5 है प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसा हमें 2 बार करना है। तो दोस्तों जब हम 2 बार करेंगे तो मूलधन कितना निकलेगा, मूलधन होगा ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/5। और ये क्रिया हमें कितनी बार करनी है, 2 बार, क्योंकि 2 साल के लिए तो यहाँ 7/5 और गुना 7/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है पहली वाली कंडीशन, यानी कि 49/25, इसको हम लिख सकते हैं P का गुने में। ठीक है, ये मिश्र धन यानी कि आपका अमाउंट हो गया, आपका 49 और 25 है आपका क्या, प्रिंसिपल। अब हम क्या करते हैं, अब उसने कर दिया ब्याज को कर दिया अर्धवार्षिक। जब दोस्तों अर्धवार्षिक करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, छमाही करते हैं, छमाही में लिख देता हूँ यहाँ पे, छमाही कर देते हैं तो दर हो जाती है आधी, 40% की हो जाएगी आधी, यानी कि 20%। तो 20% दर आधी हो गई है तो, और साल हो जाते हैं दुगने, वर्ष कितने हो जाते हैं दुगने, यानी कि 2 गुना 2 यानी कि कितना हो जाएगा 4 छमाही बनेगी, यानी कि 4 बार हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों 20% है, 20% का मतलब 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि इसे हम 6/5 लिख सकते हैं, 6 हमारा अमाउंट हो जाएगा। और 4 बार ये क्रिया करनी है तो P गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5 गुना 6/5। ठीक है दोस्तों, 5 पंजे 25, 25 25 की गुना कर देंगे और 36 गुना 36/25 गुना 25 आ जाएगा। तो दोस्तों जब हमें यहाँ क्या दिया गया था, राशि सेम दी गई थी। ठीक है, सेम मूलधन है, सेम मूलधन पर क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा मूलधन आया वो तो 25 है, यहाँ 25 गुना 25 है, तो उस मूलधन को सेम करने के लिए यहाँ 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जब हमने 25 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया तो अब मूलधन हमारा सेम हो गया, और ये ऊपर वाले क्या बनेंगे, मिश्र धन बनेंगे, ये और इन दोनों की गुना करके मिश्र धन आएगा। ठीक है, अभी पूछा है इसने क्वेश्चन में संयोजित किया जाता है तो इस पर 568 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों मिश्र धन का जो अंतर होगा वो ब्याज का भी अंतर होगा हमारा, तो बस इसका क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई करके अंतर ले लेंगे और बता देंगे राशि की जो वैल्यू है वो है 625 पार्ट। तो दोस्तों पहले हम अंतर निकाल लेते हैं इन दोनों का, 25 की 49 में गुना करनी है, तो 49 गुना 25 करते हैं तो 25 निम्न 225 हासिल लगेंगी कितनी 22, और 25 चौका 100 और 22 कितना हो जाएगा 122, यानी कि यहाँ तो आ जाएगा 1225, और 36 की जब 36 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 सिक्का होते हैं 216 की 6 में गुना कर लेते हैं, 6 छंग 36, 3 6 एकम 6 7 8 9, हाँ 6 दूनी 12, 1296, ये 1296 होगा। दोस्तों 1296 से 1225 घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ एक, यहाँ कितना बचेगा 7, 71, एक मिनट गड़बड़ शायद हो गई है, 6 छंग 36, 3 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 सही है। तो 71 पार्ट, दोस्तों 71 पार्ट की वैल्यूज़ ने दी है, अंतर दिया है ना 568,
71 पार्ट की वैल्यू है 568 और हमें हमें बताना है कितना, क्या ये 25 गुना 25 पार्ट की वैल्यू, यही तो है हमारा प्रिंसिपल। तो दोस्तों एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 568/71 और गुना 625 हमें निकालना है। तो 71 है, 7 अट्ठे 56 और 1 अट्ठे 8, 8 बार चल जाएगी। ठीक है, 8 गुना 625 कर लेते हैं। 8 गुना 625 करेंगे तो 625 दूनी 1250, 1250 दूनी 2500 और दूनी कितना हो जाएगा 5000। 5000 आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5000 मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ये एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन था सीआई का, 5000 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा डाटा मिसमैच है, डाटा मिसमैच नहीं है, ये प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई है। ये आपको क्या करना है, ये 2 साल यहाँ से लेना है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये उठा के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से ऐसे लेके जाना है। इसे यहाँ से काट देता हूँ, ये बाद का हिस्सा है इसके, और ये 21वां क्वेश्चन यहाँ है। चलिए दोस्तों 21वें क्वेश्चन में देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 39 ओवर में रन रेट कितना था, इतने रन प्रति ओवर था पहले 39 ओवर में। ठीक है दोस्तों, इतना था, ये ओवरऑल ओवर है, रन रेट है। अब 11 ओवरों में 252 रन का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना कीजिए। तो दोस्तों 11 ओवर में कितने बनाने हैं, 252 रन। ठीक है, अपेक्षित रन रेट बताना है हमें। अभी 39 ओवर में रन रेट है इतना, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में कहा गया है कि एक क्रिकेट मैच में पहले 39 ओवर में रन रेट 4.615 ओवर प्रति रन था। शेष 11 ओवरों में 252 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट की गणना करिए। तो दोस्तों देखिए, ये डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव दिया गया है, 4.675। अब देखिए पहले 39 ओवर में इतना रन रेट था, तो टोटल रन कितने बनाएंगे। रन रेट का मतलब होता है कि एक ओवर में इतने रन बनाए, एक ओवर में इतने रन बनाए हैं, तो 39 ओवर में कितने रन बनाए होंगे। तो दोस्तों 39 ओवर में टोटल रन इन्होंने बना लिए होंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 4.615 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 पंजे 45, 4 9 एकम 9, 9 4 13 और 9 पंजे 45, 9 6 54 और 1 54 और 1 55, 5 और 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 3 की करेंगे, 3 पंजे 15, 15 का 5 यहाँ से लगी, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 छंग 18, 1 बचेगा, 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, 5 8 और ये 9 और ये 9 और ये कितना 4 3 7 और ये कितना 1। ठीक है, कितने अंक बाद पॉइंट है, 3 अंक बाद, 1 2 3 3 अंक बाद। तो दोस्तों इतना इतना इन्होंने रन बना लिए हैं, 179.985। ठीक है, टोटल जो लक्ष्य था 252 रनों का था। तो दोस्तों कितने बचे, अभी कितने बनाने बाकी हैं वो निकालने के लिए, 179.985। थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा है तो दोस्तों कर लेते हैं, इसे घटाएंगे कितना बचेगा। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ से एक हासिल लेके आएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा 1, यहाँ 9 बचेगा 0, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 9 गए 2, यहाँ कितना एक हासिल लिया यहाँ से 14, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ 0। ठीक है, तो 72 पॉइंट, ठीक है दोस्तों 72.015 अभी रन बनाने बाकी हैं, और ओवर कितने हैं, 11 ओवर बचे हुए हैं। तो रन रेट निकालना है तो इसे 11 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 72 को 11 से करते हैं, 11 6 66, 6 जाएगा दोस्तों 6 पॉइंट, यानी कि इसका इनमें से कोई सा आंसर होगा। 11 6 66, कितना बचेगा, 6 बचेगा, पॉइंट लगा लेते हैं, तार लेते हैं 0, 11 पंजे 55, 6.5 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। त्रिभुज ABC के शीर्ष के साथ केंद्र के रूप में 3 वृत्त दिए गए हैं। प्रत्येक अन्य वृत्त 2 बाह्य वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 9, 7 और 6 सेंटीमीटर है तो क्रमशः केंद्र ABC वाले त्रिभुज वृत्त की त्रिज्याएं बतानी है। तो दोस्तों ऐसा दिया गया है कि एक यहाँ पे एक क्या दिया गया है, हमें त्रिभुज दिया गया है, और ये जो इसके शीर्ष हैं ये 3 वृत्तों के अलग अलग वृत्तों के केंद्र हैं, और ये वृत्त आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भुजाएं भी हमें दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी गई हैं, 9, 7 और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9, ये 7 और ये 6 सेंटीमीटर हमें भुजाएं दी गई हैं। तो दोस्तों हमें अलग अलग वृत्त की क्या बतानी है, त्रिज्याएं बतानी है। अब एक बात तो यहाँ समझिए दोस्तों, अगर ये एक वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की ये त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या है, तो ये दोनों सेम होगी। तो दोस्तों अगर इसकी मैं दोनों सेम मान लेता हूँ, x x, इसकी मान लेता हूँ मैं y y और इसकी मान लेता हूँ z z।
ठीक है। तो दोस्तों अब ये समझिए, इन सब का योग दिया गया है हमें, ये 6 9 7 ये सब का योग है, और यहाँ सब का योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x + 2y + 2z। तो दोस्तों 2 इंटू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू x + y + z बराबर कितना, 6 + 9 + 7, 6 + 9 + 7 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो x + y + z कितना आ जाएगा हमारा 22/2 यानी कि 11। ठीक है, x + y + z आ गया 11 यहाँ से। अब एक बात बताइए, अगर x + y 6 है, क्योंकि ये 6 है तो x + y 6 है, तो x + y जब 6 है तो z कितना बनेगा, बचा हुआ z होगा। बचा हुआ z कितना होगा, 11 - 6, तो 11 - 6 कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, एक का तो आ गया 5। दूसरा हम लेते हैं वाई जेड। अब वाई प्लस जेड जब इसमें से घटाते हैं, वाई जेड घटाएंगे तो एक्स बचेगा। तो दोस्तों वाई प्लस जेड कितना है हमारा 7 है, तो एक्स कितना बन जाएगा 11 - 7। 11 - 7 कितना होगा 4 होगा। दोस्तों तीसरी भुजा एक्स जेड वाली लेते हैं, तो एक्स प्लस जेड कितना दिया गया है, यहाँ एक्स प्लस जेड 9 दिया गया है। तो इसमें से घटाएंगे एक्स और जेड को तो बचेगा वाई। तो दोस्तों वाई बराबर कितना होगा हमारा 11 - 9 बराबर कितना 2। तो दोस्तों तीनों भुजाएं यहाँ से निकल गई हैं, तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं निकल चुकी हैं यहाँ से। 5 एक ही 5 4 और 2। ठीक है, तो 5 4 और 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 2 5 4। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है a - b बराबर 4, a की 3 - b की 3 बराबर 88 और a - b का स्क्वायर प्लस 3ab आपको बताना है। दोस्तों a - b की 4 दी गई है, तो यहाँ से हम इसकी क्यूब रूट ले लेते हैं। इसका क्यूब रूट कर लेंगे, इधर 4 का क्यूब रूट कर लेते हैं। तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b बराबर 4 की क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो दोस्तों a की क्यूब माइनस b की क्यूब की वैल्यू दी गई है 88, तो 88 रख लेते हैं माइनस 3ab। a - b की तो वैल्यू है हमारे पास 4 है, तो यहाँ गुना 4 कर लेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा। अब ये वाला इधर आके घट जाएगा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 88 माइनस 64 बराबर 4 तिया 12ab। 12ab आ जाएगा। 88 में से 64 जाते हैं तो कितने बचेंगे दोस्तों, यहाँ 4 यहाँ 2 24 बचेंगे। तो 12ab बराबर 24, तो ab बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। ab बराबर 2 आ गया। अभी पूछा क्या है हमसे, ये पूछा है, जो पूछा है उस पर फोकस करते हैं। a - b का स्क्वायर प्लस 3ab पूछा है। a - b की वैल्यू है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3, ab की वैल्यू है 2, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 दूनी 6 होता है, 16 6 कितना आ जाएगा 22। 22 आंसर होगा दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमारा है। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, बोर्ड मास का यूज़ करना पड़ेगा, BODMAS। ठीक है, बोर्ड का मतलब, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ इसका मतलब डिवाइड, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है दोस्तों, जो पहले आया है उसको पहले रखना है। दोस्तों इसमें ऑफ आया है, ठीक है, ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ आया है, तो ऑफ को हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले हमें जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। 10 8 80 और 81, 81/8 ही हो जाएगा। और ऑफ का मतलब गुना होता है 12/15। ठीक है, 12/15 ये हमें पहले सॉल्व करना है, तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर यहाँ डिवाइड कर दिया गया है और इनके बीच में भी ऑफ लगा है, तो ये दोनों भी हमें पहले सॉल्व करने पड़ेंगे। 35/36 और गुना 20/49, और बाद में गुना करनी है हमें 250/5103 की। ठीक है दोस्तों, चलिए कर लेते हैं इसको। 7 से ही कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, और कुछ नहीं कटेगा यहाँ से, 7 सत्ते 49। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 से कट जाएगा, 4 निम 36। ठीक है, यहाँ तो ये आ जाएगा 25/7 निम 63। यहाँ देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ जाएगा 81/10। और ये भाग था, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/7 निम 63 था, तो इसे 63/25 कर लेंगे। और गुना में कितना है, ये 250/5103। ठीक है दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, ये 10 और 250, 10 से 0 कट गई और 25 से 25 कट गया। अभी देख लेते हैं 81 63 और 5103 कितने से कटेगा। देखो 5103, 5 और 6 3 9, 9 से कट जाएगा, और ये भी 9 से कट जाएगा। 9 नम 81 होता है, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 6 बचेगा 60, और 60 करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 छिक 54, छिक्का चलेगी 54, 6 बचेगा 3, 9 छिक 54, 9 सत्ते 63। ठीक है, 567 आ जाएगा। और 7 5 12, 12 6 18, फिर 9 से कटेगा, 9 सत्ते 9, 9 छिक 54, 9 छिक 54, 2 9 तिया 27। ठीक है, 63 आ गया, और 63 से 63 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। दोस्तों कुछ बचा ही नहीं है, और बचा ही नहीं है तो क्या बचा, 1 बचा है, तो 1 आंसर होगा हमारा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 कहीं ऊपर कुछ बचा तो नहीं है, नहीं, ठीक है 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि ABC 5 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, जबकि BC इसे 8 दिनों में कर सकते हैं, और C अकेले 10 दिनों में कर सकता है। दोस्तों डाटा दिया गया है कि A + B + C तीनों मिलके करते हैं 5 दिनों में,
और बी प्लस सी से करते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में, और सी अकेले करता है इसे 10 दिनों में। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 8 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 8 पंजे 40, 40 ही आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 8 पंजे 40, 10 चौक 40। ठीक है, तो दोस्तों एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो दोस्तों जब बी प्लस सी की 5 है तो और ए प्लस बी प्लस सी की 8 है, तो ये बची हुई किसकी होगी, 8 माइनस 5 3 होगी ए की एफिशिएंसी, ए के ऊपर लिख देता हूँ मैं। फिर सी की एफिशिएंसी तो हमें यहाँ दी है 4, अलग से सी की एफिशिएंसी 4 है। तो दोस्तों 4 3 7, एक बचा हुआ है, तो एक किसकी एफिशिएंसी होगी, बी की होगी। तीनों की एफिशिएंसी यहाँ से निकल गई है। एफिशिएंसी मतलब होता है वर्क कैपेसिटी। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यदि ये पहले दिन अकेले काम शुरू करता है और बी उसके साथ दूसरे दिन होता है और सी तीसरे दिन उनमें शामिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले दिन जो काम करा होगा, एक दिन फर्स्ट डे जो होगा उसमें ए ने काम करा है। ए ने कितना काम करा है, 3 काम करा है। फर्स्ट डे में 3 काम करा है। फिर सेकंड डे में उसके साथ बी जुड़ गया। तो जब बात आती है दूसरे दिन की, सेकंड डे में जो होगा 3 और 1 4 एफिशिएंसी से 4 काम हुआ होगा। फिर तीसरे दिन जो होता है थर्ड डे की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें सी भी शामिल हो गया। सी शामिल हो गया तो टोटल काम हुआ होगा 8। ठीक है, उसके बाद तो सी भी शामिल रहा, तो जो बाकी काम होगा वो सारा का सारा, यानी कि टोटल काम तो 40 था ना हमारा, ये वाला ये यही टोटल काम भी होता है। तो दोस्तों बाकी दिनों में तो सब साथ रहे होंगे, लेकिन ए ने टोटल काम, ए पूरे दिन साथ रहा होगा और बी एक दिन कम और सी 2 दिन कम रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, या हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। मान लिया ये 3 दिन तो हो गए हमारे, और फिर 8 8 8 ही काम होगा, 40 काम तक करना है हमें। तो दोस्तों 8 16, देखिए सब सारे काम को जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 8 कितना हो गया 23 और 8 होता है हमारा 31, 31 और 8 कितना हो गया 39। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अगर हम एक दिन और बढ़ाते हैं तो 39 से ज़्यादा, यानी कि 40 से ज़्यादा काम हो जाएगा। दोस्तों यहीं तक तो वो हुआ होगा काम, यानी कि 39 काम हमारा हो गया है। और 39 काम जब हो गया है हमारा, तो बचा कितना काम है, एक काम बचा हुआ है। ठीक है, और दिन कितने हो गए हमारे दोस्तों, दिन हुए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 दिन हो गए और 39 काम हो गया, एक काम बचा। अब एक काम को करने के लिए कितने हैं 8, एक दिन में बचा हुआ काम कितने करते हैं 8 करते हैं। ठीक है, तो 1/8 दिन लगेगा उन्हें करने में, तो 6 से ही 1/8 दिन इसका आंसर होगा, 6 से ही 1/8 दिन। ठीक है, 6 दिन पूरे लगेंगे, और जो बचा हुआ 7वां दिन होगा, 7वें दिन का 1/8वां हिस्सा लगेगा, क्योंकि एक काम बचा हुआ है और एक काम बचा हुआ है, तो वो तो सारे के सारे ही मिलके काम करेंगे 8 दिन, 8 के 8 एफिशिएंसी से। लेकिन 8 एफिशिएंसी तो काम ही नहीं है, काम तो एक ही है, तो एक काम को 8 से करवाएंगे तो 1/8 दिन में वो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1/8 दिन यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से आ जाएगा, तो 6 से ही 1/8 दिन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 26 में कहा गया है कि एक इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब होता है भरने वाला पाइप, पी 30 मिनट में टैंक को भर सकता है, और 5 अन्य इनलेट पाइप ये भी भरने वाली हैं जिनकी क्षमता पी से 25% अधिक है, वो टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों, पी भर देता है 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में टैंक को भर देता है। अब क्या हुआ है कि 5 अन्य इनलेट पाइप हैं जिनकी दक्षता पी से 25 पी की तुलना में 25% है, यानी कि पी की तुलना में 25% है। तो दोस्तों अगर यहाँ समझिए, ये अगर पी की ये एफिशिएंसी 100% है, 100% एफिशिएंसी से 30 मिनट में भर रहा है, तो दोस्तों ये अपनी 25% एफिशिएंसी से कितने दिन में भरेगा, कितनी मिनट में भरेगा। तो दोस्तों 25% एफिशिएंसी से अगर वो काम करेगा तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, देखिए यहाँ कितना क्या 1/4, तो यहाँ 4 गुना लगेगा। एफिशिएंसी 1/4 कर दी तो टाइम का 4 गुना लगेगा, 30 गुना 4, यानी कि उसे 120 मिनट लगेंगे अगर वो 25% एफिशिएंसी से करता है। लेकिन 25% एफिशिएंसी वाले पाइप कितने हैं हमारे पास, ऐसे पाइप हैं हमारे पास 5 इनलेट पाइप हैं, 5 हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसे कितने पाइप हैं हमारे पास, 5 पाइप हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर एक पाइप 120 मिनट में भर रहा है तो ऐसे 5 पाइप कितनी देर में भरेंगे। तो दोस्तों कम समय लेंगे ना, क्योंकि एक पाइप क्या कर रहा है, एक पाइप भर रहा है 120 मिनट में, और ऐसे ऐसे 5 पाइप कितनी देर में भरेंगे, उससे कम समय लेंगे। तो आपका 5 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उल्टा होता है इसमें प्रोसेस, अगर जो एफिशिएंसी और वर्क का होता है वो उल्टा होता है। तो दोस्तों यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 24 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 5 पाइप ऐसे ऐसे 5 पाइप 25% एफिशिएंसी वाले 5 पाइप कितनी देर में भर देंगे, उसको 24 मिनट में भर देंगे।
तो दोस्तों 24 मिनट आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, कहा गया है कि सोनू और मोनू क्रम से 5 और 6 के अनुपात में एक धनराशि को निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 6 महीने बाद पिंकी मोनू के समान धनराशि निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाती है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 98,000 रुपये के बराबर है। सोनू का लाभ क्या था? तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है। यहाँ सोनू है, ये मोनू है और ये पिंकी बाद में इनके साथ शामिल हुई है। सोनू मोनू 5 और 6 के अनुपात में शामिल हुए हैं और इन्होंने क्या किया है, देखिए 6 महीने बाद पिंकी शामिल हुई है, तो पिंकी का जो पैसा लगा होगा वो केवल 6 महीने के लिए लगा होगा, क्योंकि एक वर्ष के अंत में पूछा गया है। और इनका पैसा जो लगा होगा वो पूरे साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए लगा होगा। तो दोस्तों आप यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ एक साल करके यहाँ कितना साल कर सकते हैं, आधा साल कर सकते हैं, या फिर महीने के हिसाब से 12 और 6 महीने कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कर लेते हैं, क्योंकि महीने के हिसाब से करेंगे तब भी हमें काटना पड़ेगा बाद में, तो हम साल के हिसाब से कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये सोनू का 1 साल के लिए पैसा लगा है, मोनू का भी 1 साल के लिए पैसा लगा है। पिंकी ने कितना पैसा लगाया था? पिंकी ने मोनू के समान लगाया। मोनू ने 6 लगाया, पिंकी ने भी 6 लगाया, लेकिन पिंकी ने लगाया आधे साल के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वर्ष के 6 महीने बाद लगाया ना, तो बाद के 6 महीने के लिए उसका पैसा लगा होगा। तो दोस्तों अब इनका जो रेशो होगा, लाभ का जो अनुपात होगा, वो किस लाभ में अनुपात में बटेगा? 5 एकम 5, 6 एकम 6, और ये कट के कितना आ जाएगा? 3। तो लाभ बटने का अनुपात होगा 5:6:3। तो दोस्तों अंत में लाभ कितना? 98,000 टोटल लाभ है। 6, 5, 11 और 3, 14। 14 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 98,000। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 7 98, यानी कि 7,000 एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू जब यहाँ से 7,000 है तो हमें निकालनी है सोनू का लाभ। सोनू का लाभ कौन सा है? सोनू का लाभ है 5। तो दोस्तों 5% की वैल्यू कितनी होगी? 5 7 35,000। ठीक है दोस्तों, सोनू का लाभ होगा 35,000। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मोहन का जन्म 8 अक्टूबर 2005 को हुआ, तो ज्ञात करें कि वह किस तारीख को 12 साल 8 महीने और 20 दिन का हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर। दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन हम इसमें कर लेते हैं इसको सॉल्व। 8 अक्टूबर 2005 को 12 साल 8 महीने 20 दिन। तो दोस्तों 12 साल की अगर हम बात करते हैं तो सीधे सीधे 12 प्लस कर देंगे इसमें साल, तो 2005 से 12 साल कितना हो जाएगा? 2017। ठीक है, अभी अक्टूबर के बाद 8 महीने। दोस्तों अक्टूबर होता है 10वां महीना, और अक्टूबर के बाद 8 महीने यानी कि 10 और 8 18 महीने। 18 महीने का मतलब हो जाएगा 1 साल तो हो जाएगी, 12 महीने, और बचेंगे कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने का मतलब होता है छठा महीना कौन सा होता है? जून। तो जून हो जाएगा, यानी कि 1 साल और बढ़ गई है, 2017 से 2018 में चले गए हैं और जून में चले गए हैं। ठीक है, अब 20 दिन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो 8 तारीख है, 8 तारीख के 20 दिन बाद कितनी तारीख होगी? 28 तारीख होगी। तो 8 जून 2018 होगा, सॉरी 28 जून 2018। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी रविवार को सुबह 8 बजे अपने सही समय से 4 मिनट पीछे थी। ठीक है दोस्तों, रविवार को अपने सुबह 8 बजे सही समय से 4 मिनट पीछे थे। उसी दिन शाम को 8 बजे वह सही समय से 2 मिनट आगे हो गई। देखिए दोस्तों, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे कितने घंटे का अंतर हुआ? 12 घंटे का। 12 घंटे का अंतर हुआ, लेकिन जो उसकी, क्योंकि घड़ी ख़राब है तो घड़ी यहाँ 4 मिनट पीछे थी और यहाँ 2 मिनट आगे है, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया? यहाँ कितने का डिफरेंस आया? यहाँ आया भैया 6 मिनट का डिफरेंस आया। जब यहाँ 6 मिनट, 12 घंटे में 6 मिनट का डिफरेंस है, तो दोस्तों अब एक बात समझिए यहाँ कि घड़ी ने किस टाइम सही समय दर्शाया होगा। तो सही समय दर्शाने के लिए या तो हम ये 2 मिनट वाला निकाल के, देखिए 12 घंटे में 6 मिनट का है, तो 2 मिनट का कितने घंटे में रहा होगा? 2 मिनट का जो रहा होगा अंतर, वो कितने घंटे में रहा होगा? 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 घंटे में। तो दोस्तों 8 इस वाले 8 से 4 घंटे पहले, 8 से 4 घंटे पहले क्या बजे होंगे? 4 बजे होंगे। तो यहाँ यानी कि लगभग यहाँ 4 बजे 4 PM पर उसने सही समय दर्शाया होगा। या फिर हम इधर से भी निकाल सकते थे कि 4 पार्ट की वैल्यू निकाल लेते, तो 4 की कितनी होती है? 8 घंटे। तो सुबह के 8 बजे के 8 घंटे बाद, सुबह के 8 बजे के 8 घंटे बाद भी 4 ही बजते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 बजे उसने क्या सही समय दर्शाया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक चोर एक पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी पर से रोकता है। पुलिसकर्मी जब चोर के पीछे दौड़ना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए आसान भी क्वेश्चन है। यहाँ है, ये पुलिस है और ये है हमारा चोर, ये पुलिस ये चोर। तो अब देखिए, पुलिस ने देखा चोर को 350 मीटर दूरी पर, ठीक है, इतने मीटर की दूरी पर रोका, लेकिन चोर रुका नहीं, चोर ने भागना शुरू कर दिया उससे डर के। कितना?
5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। चोर 5 किलोमीटर, लेकिन पुलिस ने उसके पीछे भागा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रिलेटिव स्पीड से 350 मीटर की दूरी पुलिस को तय करनी है, ठीक है। तो 350 मीटर की जब दूरी तय करनी है तो दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं। हाँ, मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं, तो 5/18 से गुना कर लेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है समय। तो दोस्तों कितने समय में पकड़ेगा, पुलिस वाले का समय निकलेगा यहाँ से, कितना होगा वो, 2 से इसे काट लेंगे, 5/9 गुना, नहीं बटे करेंगे, समय निकालने के लिए दूरी करना पड़ेगा, 350/5/9, तो 9 यहाँ कर लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 7 35 70, 7 9 63, 630 सेकंड। तो दोस्तों 630 सेकंड में पुलिस ने चोर को पकड़ा, लेकिन 630 सेकंड ये भी चला अपनी स्पीड से, 630 सेकंड ये भी चला अपनी स्पीड से। पूछा गया है कि चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। चोर ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 630 सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली। दोस्तों जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 करेंगे, और दूरी हम निकाल रहे हैं तो गुना कर देंगे 630 सेकंड की। तो दोस्तों अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 से काट सकते हैं इसको, 9 7 63 70, और ये 35 आ जाएगा। 35 की 25 में गुना करनी है, 25 गुना 35, 35 पंजे कितना होता है 145, और 145 पंजे कितना होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं, 25 पंजे 125, 12 25 या 75, 12 87, 875 मीटर, ठीक है। तो चोर ने कितनी दूरी तय करी होगी, 875 मीटर दूरी। और अगर पुलिस की पूछता तो हम पुलिस में 350 और जोड़ देते, क्योंकि पुलिस को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। या फिर हम पुलिस की स्पीड से फिर दूरी निकाल लेते, तब भी हो जाएगा ये। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक पाई चार्ट दिया गया है और इसमें कहा गया है कि एक MBA प्रोग्राम में विभिन्न क्षेत्रों ABCDE में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का विवरण डिग्रीवार दिया गया है। ये डिग्री में दी गई है वैल्यू। और पूछा गया है कि यदि B में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला छात्रों का अनुपात। दोस्तों बी में है ये 75.6 है, और इसमें महिला और पुरुष का अनुपात दिया गया है 4:3। और पूछा है डी में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला के छात्रों का अनुपात 8:7 है। तो डी में महिला छात्र और बी में पुरुष छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि हमें जो निकालना है, देखिए बी में पुरुष छात्र निकालने हैं और डी में महिला छात्र निकालनी है। तो डी ये है 54, देखिए दोस्तों 54 डिग्री है, ठीक है, 54 डिग्री है। और 54 डिग्री डी में जो पुरुष और महिला का रेशो है वो है कितना, 8 और 7 का, ये 8:7 में है मेल फीमेल का। दोस्तों डी के हमें महिला निकालनी है, तो डी की महिला निकालेंगे ये वाली, 8 7 15, 15 पार्ट की वैल्यू 54 है, तो 7 पार्ट की निकालनी है, तो इतने डिग्री होगा। कटेगा, अगर कटेगा तो काट लेते हैं, 3 से 3 पंजे 15 और 3 से 18 36 38 54, 18 7/5, ठीक है, 8 7 56 हो जाता है, 56 का 6 आएगा, 5 7 कम 7 5 12, 126/5 आ गया, इतना डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये है किसकी वैल्यू, डी में महिला, ये डी में महिला है, महिला। अभी बी में पुरुष निकालने में, बी का ये है 75.6 डिग्री, और इसमें जो महिला और पुरुष का रेशो है, मेल फीमेल का रेशो कितना दिया गया है, 4:3। इसमें पुरुष निकालने हैं तो 4 3 7, 75.6/7 टोटल है, और मेल निकालने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे काट लेते हैं हम, 0 नीचे आ जाएगी, 14 दूनी 28, 14 से कट जाएगा क्या ये, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 5, हाँ 14 से कट जाएगा, 14 पंजे 70, 14 28, 14 42, 14 चौका 56, ठीक है, 14 पंजे 70, ये आ जाएगा हमारा 54 गुना 4, 4 चौक 16, और 4 पंजे 20 और 1 21, 216/5 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। और अब पूछा है, ये है बी में पुरुष पूछा है कि बी में पुरुष, डी में महिला छात्रों की संख्या बी में पुरुष छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बेस में रखना है हमें, बी में पुरुष कम देख लेते हैं कितने हैं, 126 और 216, कितना कम है 90, तो 90/5 कम है, डिग्री में ही रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके इसमें हमें संख्या निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारा की सारी हमें डाटा डिग्री से निकाल सकते हैं। यहाँ 216/5 डिग्री, और गुना में कर देते हैं 100, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, और 9 से कट जाएगा ये, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ठीक है, 1000/24 आ गया, 4 से काट देते हैं, 4 से 24, 4 से कट जाएगा 25, 25 250, 250/6, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, 10 हो गया, तो
6 एकम 6, 41 पॉइंट समथिंग, 41 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41.7%। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, ये क्वेश्चन में जो दिया गया था डाटा वही उसी का अकॉर्डिंग करना है आपको। अगर आप थोड़ा सा मिसमैच करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि वही है, डायग्राम तो वही है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि अब तो टोटल ओवरऑल की बात करी गई है, ई और सी की बात करी गई है। ई में है 97.2 और सी में कितने हैं 72। तो दोस्तों कितना अधिक हो गया, ये अधिक हो जाएगा। कितना अंतर है इनका, 0.2, यहाँ 5, यहाँ 2, 25.2 डिग्री अधिक है। किससे, 72 से, और गुना में 100 कर देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। 1.60 कैंसिल आउट हो जाएगी और काट सकते हैं इसको हम। 7 दूनी 14, 7 21, टोटल तो नहीं कटेगा, देख लेते हैं कितने से कटेगा। 9 से कट जाएगा, हाँ 9 से कट जाएगा। 9 72, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 7, 9 72, 28 आ जाएगा। फिर 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 7 28। तो दोस्तों 70/2 यानी कि 35 आ जाएगा। ठीक है, 35%, 35% ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि 33 में पूछा है ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से x अधिक है। ठीक है, तो संख्या से x अधिक है जो निम्न में से किसके बीच है। दोस्तों अब की बार हमें संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, संख्या निकाल लेंगे। टोटल हमें संख्या दी गई है 2100, ये 360 की वैल्यू है, 360 डिग्री, क्योंकि पाई चार्ट में टोटल 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ए और बी में टोटल कितना है, ए और बी में ये है, यहाँ हम जोड़ लेते हैं इन दोनों को। 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 7 6 और कितना हो जाएगा 13। यहाँ 136.8 डिग्री है। और सी और डी में जोड़ देते हैं तो सी और डी में कितना हो जाएगा, सी और डी में है हमारा 4 2 6, 7 और 5 12, 126 डिग्री। ठीक है, ये संख्या से इतना अधिक है। प्रतिशत नहीं निकालना है, बस इनका अंतर निकाल लेते हैं। इनका अंतर कितना आया, 10.8 डिग्री। ठीक है दोस्तों, जब इसमें से घटाएंगे तो 10.8 डिग्री आएगा। तो दोस्तों हमें 10.8 डिग्री की वैल्यू बतानी है, जबकि हमें 360 डिग्री की वैल्यू दी गई है। तो 2100 जो है वो 360 की वैल्यू है, और हमें बतानी है 10.8 डिग्री की वैल्यू। एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, इस जीरो से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 है, 36 दिया 108 होते हैं, 21 दिया कितना होता है 63। तो दोस्तों 63 आएगा संख्या, ये एक्चुअल संख्या। अब उसने कहा है कि जो निम्न में से किसके बीच है, 63 को देखना है, 63 किसके बीच बनेगा, 60 और 65 के बीच आएगा 63। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हम देख लेते हैं। 34 में एक बार ग्राफ दिया गया है। बार ग्राफ में पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ नंबर ऑफ पर्सनस हैं और यहाँ एज ग्रुप दिया गया है इनका। सप्ताह में पुस्तकालय में जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत आयु वर्ग 25 और 30 के हैं। देखिए टोटल में से 25 और 30 वाला निकालने हैं। 25 और 30 में कितने हैं, ये 25 और 30 का डाटा है 200। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल हम देख लेते हैं, 400 300 700, 700 और 200 900, 900 और 9 3 1200, 1250, 1350, 1400 और 200 1600। 1600 से निकालना है, प्रतिशत निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, बटे में 8 आ जाएगा। 100/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है दोस्तों, 12.5% हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आयु वर्ग 15 से 20 वर्ष और 20 से 25 वर्ष की एक साथ व्यक्तियों की संख्या, यानी कि 15 से 20 के तो हैं 300 और 20 से 25 के हैं ये 400। तो कितने हो जाएंगे टोटल 700। और 30 से 35, 35 से 40, 30 से 35 के कितने हैं 350, और 35 से 40 के कितने हैं 100, तो 450। इनका अनुपात पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 700 और 450 का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से व्यक्तियों की संख्या का अनुपात बताना है हमें। कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 45, 5 से काट देंगे 14, 14:9 आ जाएगा। ठीक है, 14:9 ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 35 क्वेश्चन NTPC CBT 2 के करा दिए हैं। CBT 2 पूरे वही पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको हर तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के, हार्ड लेवल के, हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप दोस्तों आपको हर तरह की तैयारी करके जानी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और 35 क्वेश्चन कराना, एक ही क्लास में 35 क्वेश्चन कराना और कम समय में कराना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता पा रहा हूँ। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप उसको रिवाइज़ करके दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। और दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको इसकी सॉल्यूशन की, देखिए दोस्तों, मैं आपको दोनों प्रोवाइड कराऊंगा, सॉल्यूशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा अलग से, और दोस्तों इसकी अलग से बिना सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर। IQ क्लासेस ऑनलाइन के नाम से है, ऑनलाइन 24/7 के नाम से चैनल है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, आप चैनल पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।